तुम कहीं जा रही हो बिटिया? सुलोचना ने कुसुम को सारा सामान समेटते देखा तो पूछा। जी मामी, अब तो जाना ही होगा न, जिस काम के लिए आई वो तो पूरा हो गया ना। मामी के गाल को सहलाती हुई कुसुम बोली। क्या तेरी परीक्षा खत्म हो गई? मुझे तो लगा अभी महीना बाकी है। आश्चर्य से सुलोचना ने पूछा। जी हाँ, मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं यहाँ के। मेरी परीक्षा भी और माँ के यहाँ के जीवन की कहानी भी। इसके लिए आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। फिर आप और मामाजी भी तो दिनेश भाई के साथ रहने के लिए गाजियाबाद जा रहे हो ना? अटैची में सामान जचाती कुसुम ने सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए पूछा। अरे तो तूने हमारी बात सुन ली थी? वो तो दिनेश को यूं ही चिंता लगी रहती है बिटिया, कहता रहता है बीच बीच में कि हमारे पास आ जाओ। बूढ़े हो चले हैं न बिटिया, बच्चों ने अपनी नई दुनिया बना ली है शहरों में, वहाँ के सुख आराम अब इन छोटी जगहों में कहाँ मिले हैं उनको। लेकिन हम तो अपनी जड़ों से ही जुड़े रहना चाहते हैं बिटिया। ये खुला आंगन, बरखा में भीगती ये तिबारियां, हवा के झोंकों से हिलती ये दुनिया और इन पर सूखते कपड़ों को उतारने और समेटने में कटता समय, उन डब्बी जैसे घरों में बंद होने के बाद न आसमान दिखता न चांद तारे। टेलीविजन ने जैसे सारे समाज की बहुओं को अपना दास बना लिया है, उसी की चाकरी में लगी रहे रात दिन। सास ससुर के मुंह की तरफ देखे बिना ही रोटी धर देवे मेज पर, अपने आप लेवो और खावो। बड़ी बेढंगी दुनिया होगी बिटिया, शहर में मन ना लगे हम दोनों का। पर बुढ़ापा भी बड़ा बुरा बिटिया, लगता है एक दिन तो जड़ों को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एक हारे हुए इंसान की भांति सुलोचना बस बोलती ही चली गई। हल्का सा सांस लेकर सुलोचना बड़े स्नेह से फिर बोल पड़ी। मुझे तो तेरी आदत सी लग गई है बिटिया, रोज रात को तेरा वो अपनी माँ के बारे में सुनना और सुनते सुनते ही पढ़ाई भी कर लेना। तू तो बड़ी होशियार है बिटिया, तेरे नानाजी दुर्गा प्रसाद जी सही कहते थे कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। तब तेरी सौतेली नानी विद्या कहती थी कुंसी अफसरानी बनानी है छोरियां ने, तो पलटकर कहते थे तू देखना मंजू की औलादें बहुत पढ़ी लिखी होंगी। तू जो इस अंजना को स्कूल न जाने के बहाने बनाने पर इसका साथ देती है, न आगे चलकर यही देख पाएगी। बिटिया आज वो जिंदा होती तो तुझे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते। जी मामी सही कहते थे नाना जी, शिक्षा ही एक नए और सभ्य समाज का आधार है। माँ अपने समय में चाहे अपनी मर्जी जितना नहीं पढ़ पाए, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और ये जो आप अभी कह रही थी न कि रात को अपनी माँ की कहानी सुनते सुनते मैं पढ़ती भी रहती थी, तो ये देखिए, ये है वो डायरी जिसमें आपकी बताई सारी बातें मैं लिखती रहती थी। कुसुम ने मोटी सी वो सुलोचना को दिखाते हुए कहा। अरे वाह बिटिया, तुम तो बड़ी होशियार हो, तुमने अच्छा किया, अब जाकर अपनी माँ को सुनाना उनके बचपन की सब बातें। सुलोचना ने उस डायरी को हाथ में लेकर पन्ने पलटते हुए कहा। उन्हें तो सुना ही दूंगी मामी, लेकिन मेरे दिमाग में तो कुछ और ही योजना है। माँ की इस कहानी को केवल माँ तक ही नहीं वरन संपूर्ण समाज के मानस पटल तक पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि हमारा समाज द्रौपदी दादी, विद्या उर्फ पन्नी की दादी और पद्मा देवी, मंजू की दादी जैसी स्वार्थ से भरी रिश्तों की सौदागरों को पहचाने और बेमेल विवाहों को होने से रोके, क्योंकि इस प्रकार के विवाह ही पन्नी जैसी लड़कियों को विद्या जैसी सौतेली माँओं के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। इस कहानी के जन जन तक प्रसार से इस प्रकार के विवाह रुकेंगे, तभी कोई और मंजू इन यातनाओं को सहन करने से बच सकेगी। कुसुम ने सुलोचना को इस कहानी को लिखने के पीछे का अपना मंतव्य बताया। सुलोचना अपलक कुसुम को निहारे जा रही थी। जीवन में कितनी बार ही मंजू पर उसकी सौतेली माँ विद्या द्वारा होने वाले अत्याचारों को देखकर खुद उसने सोचा होगा कि इस प्रकार के विवाहों को कैसे रोका जाए, परंतु कोई उचित तरीका ही नहीं सूझता था। वैसे भी हवेली की चारदीवारी में रहते रहते किया भी क्या जा सकता था। बीतते बीतते 40 बरस बीत गए, पर आज भी इस तरह बेमेल विवाह घर घर की कहानी होते हैं और मंजू जैसे बच्चे उनके दुष्प्रभावों को झेलते रहते हैं। लेकिन इस बच्ची कुसुम के इस प्रयास से कदाचित ये जागरूकता पैदा हो और इन कहानियों के घटित होने की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। कुसुम की अटैची में सारा सामान जच चुका था। रात चढ़ रही थी, सुबह सुबह ही उसे बस पकड़कर अपने घर जाना था। उस घर में जहां उसकी मां दुल्हन बनी अपने पति परमेश्वर देवकीनंदन, जो कि कुसुम के पिता हैं, के पीछे पीछे गृह प्रवेश करके आ गई थी। एक नए जीवन का स्वप्न देखती हुई एक नए परिवार के साथ, जो कि अब से उसका भी परिवार था। बेशक मायके का परिवार नहीं था, बल्कि ससुराल वाला परिवार था। अपनी माँ के बारे में ही सोचती हुई कुसुम सो गई। सुबह सवेरे ही सुलोचना ने कुसुम के लिए चाय, अचार और पराठे का नाश्ता तैयार कर दिया था। नाश्ते के पश्चात कुसुम ने सुलोचना के गले मिलकर भावभीनी विदाई ली और चल पड़ी। बस उसे लेकर उड़ती रही अगले पड़ाव तक उसे ले जाने को।
रास्ते भर खाका बुनती रही कि कैसे आगे बढ़े ये कहानी। मन ही मन में विचार चल रहा था कि उसी रूप में बताने वाला भी कोई होना चाहिए जिस रूप में ये घटित हुई। मेरे अपने घर में मेरी माँ के साथ बहुत सी घटनाएं तो मुझे भी याद है, लेकिन तब की, जब से किसी को भी अपने बचपन की बातें याद रहती हैं उसमें लगभग 7 या 8 साल बीत जाते हैं। तो उन 8 सालों का एक एक दिन का हिसाब कौन देने वाला था। इसी उधेड़बुन में बस के कंडक्टर ने आवाज दी, बाई जी उतरो कोनी के थारो स्टॉप आ गयो। उद्धरण चिन्ह। जी भैया धन्यवाद, आपने याद दिला दिया, अन्यथा मैं तो अगले स्टॉप पर ही पहुंच जाती शायद। कंडक्टर को स्नेहपूर्वक हंसते हुए जवाब देती हुई बस से उतर गई। कंडक्टर ने उसकी अटैची को नीचे उतारने में उसकी मदद कर दी। वापस बस में चढ़ते हुए कंडक्टर ये कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि बाई जी बड़ो बढ़िया स्वभाव है थारो, कि यहीं रही जो। यही विशेष बात है छोटे गांवों कस्बों की कि लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, सफ़र भले ही कम वक्त का हो। कुसुम ने भी अटैची उतारने में सहयोग करने पर उसका धन्यवाद कर दिया। बस आगे की यात्रा पर एक तरफ चली गई और कुसुम घर की ओर पैदल ही चल पड़ी। ऑटो लेती तो मुख्य बाजार से होते हुए लंबा रास्ता तय करके घर पहुंचती और 5 रुपये खर्च हो जाते सो अलग। यूं कोई विशेष अभाव न था, घर में पैसे देते थे उसके पापा उसे, लेकिन व्यय का हिसाब भी लेते थे जो कि कुसुम को निरंतर डायरी में लिखकर रखना होता था। लेकिन बचत करने की आदत और उसका महत्व समझने की बुद्धि जैसे बालपने से ही उसकी धरोहर थी। तो घर के पीछे की ओर से जाता कच्चा रास्ता वो अक्सर चुनती थी, जिससे समय और धन दोनों तो बचते ही थे, पैदल चलने से सेहत भी अच्छी रहती थी। ये बात 5वीं कक्षा वाली स्कूल के पीटीआई मास्टर जी की आज तक दिमाग के पल्लू से